हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने बोहर बोहर थॉमसन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़े थे, जो कि अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स था। ठीक है, और हमने पोस्टुलेट्स बोहर एटम मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि मतलब किसी भी ऑर्बिट के रेडियस की हम कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, तो ये भी एक बोहर थ्योरी का ही एक पार्ट है। तो बोहर ने क्या करा था कि ये जो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है, बोहर ने एक एटम मॉडल लिया था जिसमें जो प्लस का साइन दिखा रहा है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सर्कल का जो पार्ट है वो रेडियस है। ठीक है, तो बोहर का जो एटम मॉडल था वो उन्होंने ये कंसिडर किया था कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, एंड कुछ मास भी है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो +ZE से डिनोट किया गया है, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, और वो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लिया गया है +ZE, जो मैंने बताया अभी आपको। तो जो न्यूक्लियस है उसको ऐसा माना गया है कि वो जो Z है ना उसमें प्रोटॉन है, और हर एक प्रोटॉन का है ना +E चार्ज है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए तो FA इज इक्वल्स टू F माइनस FC। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो FA क्या है। FA है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इक्वल होना चाहिए किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जो यहाँ पे FC से डिनोट करता है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ये डिनोट कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि कोई ना कोई जो फोर्स है उसको अपोज कर रही है, यानी कि एक दूसरे को अपोज कर रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे ये है कि जो FA है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E के, ZE के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं कि तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, 4πε0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो और एक बात और कि यूनिट क्या है, मतलब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि जितने भी हम टर्म्स यूज़ करेंगे उन टर्म्स की SI यूनिट्स क्या हैं। तो यहाँ पे FA यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, जो मैंने यहाँ पे साइड में निकाल के दिखाया हुआ भी है। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम पर, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सी हियर फॉर कोलम, C का स्क्वायर, n-1 m-2, n इज हियर न्यूटन एंड m इज हियर मीटर। अब यहाँ पे जो FC है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। m यहाँ पे मास है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, और r यहाँ पे रेडियस है। अब हमने ये जो इक्वेशन 2 था उसको हमें इक्वेशन 1 में रखना है। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखने के बाद तो ये हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो जो यहाँ से mv का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए कि जो माइनस है और माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो r है अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये r जाके ZE के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं mv² की मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, तो मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा ZE² 4πε0 और r। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो r² है और यहाँ पे हमने r भी मल्टीप्लाई किया है, तो सिंपल है, यहाँ से r और एक r से, मतलब यहाँ पे 2 r थे और यहाँ पे 1 r, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ गया, ZE² 4πε0
आर। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि एम बी आर इज इक्वल्स टू होता है एन एच टू पाई, जो हमने लास्ट क्लास में करा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल लूँगी, जो कि मेरा है एन एच बाय टू पाई एम आर। ठीक है, जो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 डाल दूँगी। अब ये जो हमारा जो इक्वेशन आया है, जो इक्वेशन नंबर 6 आया है, इसको मैं स्क्वायर करूँगी दोनों साइड से। ठीक है, तो दोनों साइड से स्क्वायर करने के बाद कुछ इस तरीके से बनता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में हमें ना एम मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 7 में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा जो इक्वेशन आता है जेड स्क्वायर एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम आर। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगी, तो r की वैल्यू क्या है मेरा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर और पाई एम। तो मेरा इक्वेशन नंबर 8 बन गया। और ये जो r की जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है, यही हमारा क्या है फॉर्मूला बनता है, जिससे हम ऑर्बिट में रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और n की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है, आप इसी फॉर्मूले से आप ट्राई कीजिएगा कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ठीक है, आपको रेडियस कैलकुलेट करना है बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट का। ठीक है, और जो कि है हाइड्रोजन एटम के लिए। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है, तो आपको इसको करके देखना है। और एक और बात याद रखने की ज़रूरत है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम में, वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो जो टोटल एनर्जी हमें पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इससे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, मैं इसको डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि जो वर्क जो करा गया है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो वर्क किया गया है टू द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके ठीक है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसलिए जो कोलम्बिक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या हो जाता है -Ze बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि हमने अभी देखा था ऊपर कि हमें r से लेके इन्फिनिटी तक रखना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन और कैलकुलस पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये 4 पोटेंशियल एनर्जी है मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डॉट dr, क्योंकि हम r के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए की वैल्यू जो है यहाँ पे ये हो जाएगी और dr हो जाएगा। ठीक है, तो ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये जो हमारा है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो बनता है, जो टर्म बनता है वो है dr बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर मतलब इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है 1 बाय -r। ठीक है, और 1 बाय -r है, इसकी जो लिमिट्स है यहाँ पे मैंने रख दिया है। जब मैं लिमिट पुट करूँगी तो मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो 1 बाय जो इन्फिनिटी है
मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 1 बाय जो मेरा इन्फिनिटी है वो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो मेरी कुछ पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना, वो नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि जो वर्क है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पे किया गया होगा, ठीक है, इन्फिनिटी से हटाने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी जो वैल्यू है वो mv²/2 होती है, ठीक है। तो इसीलिए अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, यानी कि जो हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो हमें ये पता है कि mv²/2 होता है Ze²/8πε0 r, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है mv²/2 का, ये मैंने En यानी कि टोटल एनर्जी में पुट किया है। तो पुट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, जब आप रखोगे, इसे सॉल्व करोगे खुद से, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया मैंने, तो एलसीएम लेने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट आया वो ये आया -Ze²/8πε0 r, ठीक है। ये 2 हो गया, मतलब इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पे इसको 2 डाल दिया। अब हमें पता है r की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, n²h²ε0 ze²πm, ठीक। तो जो En की जो वैल्यू है यहाँ पे, मतलब En की जो यहाँ पे हमारी जो निकला था, हमारी जो वैल्यू निकली थी उसमें मैंने r की वैल्यू पुट कर दी। तो r की वैल्यू पुट करने के बाद मेरा कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाता है। तो मेरा En की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है -z² e⁻⁴πm/8πn² और E0², ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाता है, यानी कि एनर्जी निकल के आ जाती है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, बताता है कि अट्रैक्शन है इनके बीच में, इसीलिए कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, ठीक है, उसको डिस्टेंस से टू मूव इन टू ए डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक ले जाने के लिए, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो और En की जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, क्या है। अब है ना, जब हम इनकी जो वैल्यू रखेंगे ना, Z, E, M, पाई, इन सब की जो वैल्यू रखने के बाद है ना, हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन के आती है। En इज इक्वल्स टू मतलब ये 2.178 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18/n² जूल, ठीक है। ये मेरी En की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। ये मेरा मतलब जब आप वैल्यूज़ रखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैंने ना टेबल आपकी बुक में से ही लिया है, तो बहुत इजी बन जाता है। उसके बाद तो ये कुछ n की वैल्यूज़ रखा हुआ है, तो n की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे n थोड़ा नोट करने वाली बात है कि जो n है वो है ना सफिशिएंटली लार्ज हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी लेवल है ना डिफ़र करती है, स्लाइटली डिफ़र करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। आज के लिए ही इतना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा। और अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ के लिए डाउट है तो आप मुझे मैसेज कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।